गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो गाइस, आज का जो हमारा जो चैप्टर था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, आज ये पार्ट 4 है। और ये लास्ट लेक्चर होगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है समाप्त हो जाएगा, ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये पार्ट 4 है और इसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन समाप्त। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो देखिए, आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? राष्ट्र। स्टेट का मतलब राष्ट्र, कंट्री। यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य नहीं होता, स्टेट का मतलब राष्ट्र होता। तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। राष्ट्र के जो होते हैं वो हेड होते हैं। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आवर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें प्रेसिडेंट को सिर्फ नाम मात्र का पावर मिला है। सिर्फ उसे जो है नोमिनियल पावर मिला है, नाम मात्र पावर मिला है। नाम मात्र कोई पावर का नाम नहीं है, नाम मात्र यानी कि बहुत कम पावर मिला है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री, सॉरी, प्रेसिडेंट जो है वो ब्रिटेन के क्वीन के ऐसा है। अब इसे दूसरे सेंस में मत लीजिएगा, यानी कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटेन के क्वीन के ऐसा है। कहने का मतलब कि ब्रिटेन की क्वीन को भी नाम मात्र पावर है, जैसा भारत के प्रेसिडेंट को नाम मात्र पावर है। तो प्रेसिडेंट जो है वो लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन है, जिसका फंक्शन जो है वो सेरेमोनियल है। सेरेमोनियल है, ओके। तो आप देखिए, सेकंड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, आगे यही है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए, बहुत लोगों से जब पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को कौन वोट करते हैं, उसे कौन वोट देते हैं, तो लोग कहते हैं एमपीज और एमएलएस देते हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये सीधा सीधा गलत है। प्रेसिडेंट को एमपी और एमएलए वोट नहीं देते हैं। उन्हें कौन वोट देते हैं? उन्हें देते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज देते हैं उन्हें वोट। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस देते हैं। तो अब वो बोलेगा कि भाई हमने तो लोग नहीं कहा था, हमने तो भी एमपीज और एमएलएस कहा था। तो देखिए भैया, एमपीज और एमएलएस तो आपने कहा था, लेकिन आपने इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कहा था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, 240 सॉरी 545 मेंबर्स होते हैं। 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। इसमें होते हैं लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 543 मेंबर्स क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। और 2 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा सेलेक्टेड। प्रेसिडेंट द्वारा क्या होते हैं? नॉमिनेटेड। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये 543 मेंबर्स ही वोट करते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, इसमें जो है आपको टोटल नंबर्स जो होते हैं, जिसमें से आपको 12 नॉमिनेटेड होते हैं। आप सीधा समझिए 12 नॉमिनेटेड होते हैं। और जो है आपको बचे खुचे जो बचते हैं वो होते हैं आपको प्रेसिडेंट को वोट देने वाले। तो आप अगर बोलिएगा कि एमपीज, तो ये जो 2 मेंबर्स हैं ये भी तो एमपीज है, लेकिन ये वोट नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इलेक्ट किया जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का जो विल होता है, लोगों की जो इच्छा होती है, उसे क्या माना जाता है? उसे सुप्रीम माना जाता है। इसलिए 543 मेंबर्स ही जो है प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। और इधर जो है कितने कितने मेंबर्स होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में? दिस इज योर होमवर्क, ओके। तो आपको बताना है कि कितने मेंबर्स होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, और जो बचे खुचे होते हैं वो प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का क्या सब पावर होता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसका पावर देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को नाम मात्र ही पावर मिलता है, लेकिन वो जो थोड़ा कुछ पावर जो है वही बहुत ज़्यादा पावर है। तो देखिए, गवर्नमेंट डिसीजन जो लिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के नेम पर ही लिया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। और कोई भी जो लॉ या मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। और जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होता है कंट्री का, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस और प्राइम मिनिस्टर्स, ये सभी का जो अपॉइंटमेंट है वो
जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं। इन सभी को नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। वैसे प्राइम मिनिस्टर जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को आप इंक्लूड मत करिएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये सभी को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट लेते हैं इनका। और आईएएस आईपीएस का भी यही लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो पावर है, और देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि जो होती है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट जो होता है वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। 3 डिफेंस फोर्सेस होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं। और दो जो है पावर मैं बता दूं, इसे आप दिमाग में या कॉपी पर ही नोट कर लीजिएगा कि इमरजेंसी जो होता है डिक्लेयर वो कंट्री में, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो वार डिक्लेरेशन होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब होता है बंधन, बाधित करना। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ये है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपने सभी पावर का एक्सरसाइज करते रहते हैं, सभी पावर का यूज करते रहते हैं, लेकिन वो कब करेंगे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें एडवाइस दे। बिना एडवाइस के वो जो है प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज भी नहीं कर सकते हैं। अब जो है प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है कह सकते हैं कि वो अपने एडवाइस को जो है फिर से एक बार देखें, उसे रिकंसिडर करें। लेकिन अगर जब वही एडवाइस फिर से आया, अगर वही एडवाइस फिर से आया तो प्रेसिडेंट जो है बंधित हो जाते हैं उसे मानने को, यानी कि प्रेसिडेंट जो मजबूर हो जाते हैं उसे मानने को। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री डिसीजन। पार्लियामेंट्री डिसीजन, ओके। तो देखिए, जब कोई भी बिल पास होता है बोथ हाउसेस से, अब यहाँ पे हाउसेस का मतलब कौन सा होता है? लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो जब कोई भी बिल पास होता है दोनों हाउस से और प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, तो दो केस होता है। या तो प्रेसिडेंट क्या करे, उसे साइन कर देता, अपना एसेंट दे देता, साइन कर देता और वो लॉ बन जाता। या फिर वो जो है डिले कर देता है कुछ समय के लिए और कहता है फिर से लोकसभा और राज्यसभा कहता है कि उस पर फिर से जो है रिकंसिडरेशन किया जाए, उसे फिर से देखा जाए। तो क्या सब होता है इसमें? तो इसमें जो है ये दोनों हाउस पे डिपेंड होता है कि वो इससे एग्री है या नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर सेम बिल फिर से सेंड कर दिया जाता है बिना किसी चेंज के, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट को जो है उसे साइन करना पड़ता है और लॉ वो बन जाता है, क्योंकि वो साइन कर देंगे तो लॉ बन जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, वो घिर घिर जाते हैं उसे साइन करने पे, मजबूर हो जाते हैं साइन करने पे। तो हमारा अगला टॉपिक है, हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है? तो देखिए, जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसा कि आप जानते हैं और पिछले लेक्चर में आप पढ़ भी चुके होंगे। तो जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, उसे अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, एक केस हो सकता है कि अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले लोकसभा इलेक्शन में, तो प्रेसिडेंट कौन मिलेगा बने, सॉरी, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो देखिए, प्रेसिडेंट जो है डिस्क्रेशन का जो है उपयोग करके, डिस्क्रेशन का उपयोग करके जो है उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाता है जो पर्सन उसकी ओपिनियन में मेजोरिटी का हकदार होता है, जिसको मेजोरिटी लगता है कि उसे मेजोरिटी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही नहीं, उसे प्रूव करना पड़ता है, उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइम में, एक निर्धारित समय में उसे प्रूव करना पड़ता है अपने मेजोरिटी को। तो इस तरह से जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाता है अगर कोई भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले लोकसभा इलेक्शन में। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए। अब हम यूएसए पे पहुंच गए। तो देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है यूएसए में, ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा चुना जाता है। बट इंडिया में कैसा है? इनडायरेक्ट है। अब जैसे कि नॉट नॉमिनियल हेड ऑफ स्टेट लाइक इंडिया,
तो वहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनियल हेड नहीं होता है स्टेट का, जैसे कि भारत में है नॉमिनियल हेड। प्रेसिडेंट जो है भारत में स्टेट के नॉमिनियल हेड है, लेकिन वहां पे जो है ऐसा नहीं है। वहां पे जो है वो ऐसा नहीं है कि नॉमिनियल हेड है, वो असल में ही हेड है स्टेट का। बट बोथ एक्चुअल हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वो एक्चुअल हेड ऑफ स्टेट ही नहीं, एक्चुअल हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, सरकार का भी हेड है, सरकार भी उसी की है। अगला पॉइंट ये है कि वो जो है पर्सनली चूज करता है सारे मिनिस्टर्स को, और अपॉइंटमेंट भी उन्हें जो है पर्सनली वहाँ के प्रेसिडेंट देते हैं, कहाँ के, यूएस के। अब देखिए आगे कि यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है, तो यूएस में जो भी लॉ बनता है वो वहाँ के पार्लियामेंट द्वारा बनता है। पार्लियामेंट जैसा इंडिया में होता है, इंडिया में भी लॉ बनता है तो पहले पार्लियामेंट से ही गुजरना पड़ता है। अब प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे वीटो पावर होता है, ये जो है VVI पॉइंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो वहां का जो प्रेसिडेंट है उसको क्या होता है, वीटो पावर होता है। वीटो पावर होता है किसी भी लॉ पे। अब देखिए वीटो का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी लॉ चल रहा है और प्रेसिडेंट उस पर अगर वीटो कर दे तो वो लॉ जो है आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास है, मगर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अब देखिए प्रेसिडेंट को जो है मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ मेंबर्स की जरूरत नहीं होती है, लेजिस्लेचर के मेजोरिटी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है मेंबर्स के, और ना ही उन्हें आंसरेबल होना पड़ता है उनके लिए, उनका आंसरेबल भी वो नहीं होते हैं। ओके, तो टेन्योर जो होता है वहाँ के प्रेसिडेंट का वो 4 साल का होता है, 4 साल का टेन्योर होता है, लेकिन वो तब तक जो है कंप्लीट्स इवन इफ पार्ट नॉट हैव मेजोरिटी सपोर्ट। तो जैसे कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को और सारे कैबिनेट्स को, उनके सारे मिनिस्टर्स को क्या होना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है। लेकिन अगर 4 साल के भीतर वहाँ के जो मेजोरिटी है वहाँ उन्हें मेजोरिटी सपोर्ट ना मिले तो भी वह जो है अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है वहाँ के यूएस प्रेसिडेंट की। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है तो जुडिशियरी से पहले हमारा एक छोटा सा पॉइंट है कि ये सिस्टम कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है। देखिए ये सिस्टम जो है आपको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है और एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज में भी फॉलो किया जाता है। लेकिन अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कैसा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सुप्रीम है, और ये जो है ब्रिटिश मॉडल है और ब्रिटिश में भी ये सुप्रीम ही था। ओके, हमारा अगला टॉपिक है जुडिशियरी, जो कि इंडिपेंडेंट होता है इंडिया में, और जुडिशियरी सभी जगह पे आई थिंक इंडिपेंडेंट ही होता होगा, लेकिन इंडिया में भाई जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। तो देखिए जुडिशियरी भी दो तरीके के होते हैं। एक इंडियन जुडिशियरी जो है कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इंटायर नेशन के होते हैं, हाई कोर्ट स्टेट लेवल का, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। और दूसरा है कि इंटीग्रेटेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल है वो पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल होगा, और ये जो है ट्रांसफर कर सकते हैं और पोस्टिंग जो है दूसरी जगह पे कर सकते हैं दूसरे जजेस का। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, ये अपील करने का हाईएस्ट कोर्ट होता है। यानी कि 3 कोर्ट होते हैं ना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आपका फैसला हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए जो डिसीजन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस वो डिसीजन जो है सभी कोर्ट को मानना पड़ता है, हैव टू एग्री, सभी कोर्ट को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बार ऑर्डर दिया कि कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी पहनाकर नहीं लाया जा सकता है, तो वो जो है सभी कोर्ट ने माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर सभी कोर्ट को मानना पड़ता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो रिजॉल्व करता है इशू किस चीज का, तो जब दो व्यक्ति के बीच विवाद हो रहा हो और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसे रिजॉल्व कर देता है, यानी कि उस विवाद को जो है खत्म कर देता है।
या दो स्टेट के बीच अगर विवाद हो, या किसी व्यक्ति और सरकार के बीच विवाद हो, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच विवाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे खत्म कर देता है। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस देखते हैं, यानी कि जुडिशियरी स्वतंत्र होता है, ये पता, ये देखते हैं क्या सब वो कर सकता है। तो देखिए, ये जो है लेजिस्लेचर के अंदर काम नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं करेगा, और ये जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर भी काम नहीं करेगा, ये सरकार के अंदर भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये जो है सरकार के दिशा के तरफ नहीं जो है अपना फैसला सुनेगा, जो सरकार चाहती है वो नहीं सुनेगा, जो सरकार का माइंडसेट है वो उसके तरफ फैसला नहीं सुनेगा। जज जो होते हैं वो सच के तरफ फैसला सुनाते हैं, ट्रुथ के तरफ फैसला सुनाते हैं, और जो जज हैं वो रूलिंग पार्टी की इच्छा के अनुसार जो है फैसला नहीं देते हैं। ओके, और देखिए, जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो विथ कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वो वार्तालाप करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद ही जो है वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का। अब जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, यूजुअली उसे ही जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। और देखिए, एक बार जो अगर कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गया तो उसे हटाना बहुत कठिनाई भरा जो है समय होता है, कि उसे हटाना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो है उसे हटाने के लिए उतना ही डिफिकल्ट है जितना प्रेसिडेंट को हटाना होता है। लेकिन हटाया जा सकता है बाय पासिंग इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, महाभियोग लगा के जो है आप चाहे तो चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं, चाहे प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया चाहिए होता है। क्या? कि आपको 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए बोथ हाउस में, बोथ हाउस में आपको 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, सेपरेटली होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेपरेटली होना चाहिए, यानी कि 2/3 मेजोरिटी आपको लोकसभा में भी चाहिए और 2/3 मेजोरिटी आपको राज्यसभा में भी चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ जुडिशियरी, और ये जो है लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन समाप्त। तो देखिए, पावर ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का क्या सब पावर होता है? तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, उसमें अगर कुछ जो है गलतियां हैं तो उसे सुधारता है, और ये जो है डिक्लेयर किसी भी लॉ जो लेजिस्लेचर के द्वारा बना हुआ होता है उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना हुआ हो, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जज जो है उसे क्या कर सकता है? इनवैलिड कर सकता है उस लॉ को जो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ हो। और क्या कर सकता है? तो वो कोई भी एक्शन जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया जाता है तो उसे भी वो इनवैलिड कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है बना हुआ हो। यानी कि अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा तो जुडिशियरी क्या करेगा? उसे इनवैलिड कर देगा। और देखिए, पावर ऑफ जुडिशियरी इतना ही नहीं है पावर, और देखिए, तो देखिए, ये जो होता है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स का सीधा समझिए आप कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है रक्षक है, सीधा आप समझिए यही। और ये जो है डिस्कस करता है PIL पे, जो कोई भी इशू आता है तो उसे भी डिस्कस किया जाता है यहाँ पे, और चेक करता है मेल प्रैक्टिस ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट का जो मेल प्रैक्टिस है उस पर भी वो चेकिंग करता है। सो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर समाप्त होता है और आपका चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगर डाउट हो कोई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, टाटा बाय बाय।